हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस ई जो होता है मोस्टली कॉमन होता है हेपेटाइटिस ए के तरह। मतलब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर आपको हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का जो है सेम दिखता है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस ई भी जो है एक तरह का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। जैसे जिस तरह से हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ए है, उसी तरह से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। सिर्फ एक्सेप्ट जो है हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस होता है, बाकी सब जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए कि कितने दिन में इसका इन्फेक्शन पता चलता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका है आपको 3 से 8 वीक्स। तो इसका याद रखना है, 3 से 8 वीक्स इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और अगर बात करें इसका जो है ये इन्फेक्शन जो होता है मोस्टली एक्यूट फॉर्म में होता है। तो ये याद रखना है आपको, एक्यूट टाइप होता है, ओनली एक्यूट होता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो क्रोनिक फॉर्म नहीं कॉज, ये दोनों जो है हेपेटाइटिस ए एंड ई वो एक्यूट फॉर्म ही कॉज करते हैं, क्रोनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। उसके बाद ये मोस्टली जो होता है, अगर आप देखेंगे हेपेटाइटिस ई और ए में, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों जो होता है फीको ओरल ट्रांसमिशन मोस्टली होता है। और अगर इसका देखा जाए तो मोस्टली ये एडल्ट में आपको देखने को मिलता है। अगर ए की बात करेंगे तो वो आपको दिखेगा कि मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, लेकिन ये मोस्टली इन एडल्ट में देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है ए से, ये कि मोस्टली इन एडल्ट में पाया जाता है हेपेटाइटिस ई वायरस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, ये सारे का मैंने वीडियो बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा है बी सी डी तो आप जाके उसमें देखिएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस। मैंने उसमें पूछा था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस लिखा रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कि वहाँ पे आंसर होगा हेपेटाइटिस डी वायरस। लेकिन यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा हेपेटाइटिस है जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, तो आपको आंसर कॉज देना है हेपेटाइटिस ई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा लर्न रखना है कि ये किस तरह से डिफरेंट होते हैं। फ्लूमिनेंट का क्वेश्चन आएगा और पूछा जाएगा कब, प्रेगनेंसी में। और ये भी याद रखना है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है और मोस्टली इन एडल्ट में पाया जाता है। उसके बाद आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन इसका मोस्टली आपको बोलना है फीको ओरल मोड, फीको ओरल ही ये ट्रांसमिशन होता है। इसका जो होता है कोई भी इसका मोड नहीं होता है कि ये फीको ओरल के अलावा लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिशन, पेरेंट्रल, लाइक आल्सो अदर ट्रांसमिशन लाइक आईवी ड्रग एब्यूजर, ये सब नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो ओनली फीको ओरल आंसर देना है हेपेटाइटिस सी, तो फीको ओरल का अगर क्वेश्चन आएगा ओनली फीको ओरल तो आंसर जाएगा आपका हेपेटाइटिस ई। ना ही ए जाएगा, ना बी जाएगा, ना सी जाएगा, ना डी जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वायरस है जो नॉट ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तब भी आपका जाएगा हेपेटाइटिस ई। तो ये सब एक एमसीक्यू है जो हेपेटाइटिस ई से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ई उतना भी ज़्यादा इसमें कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखने को मिलता है, क्योंकि ये फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। मतलब आपको अगर प्रिवेंशन करना है तो आपको जो है साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, आपको जो है क्लीननेस का ध्यान रखा होगा, तो हेपेटाइटिस ई नहीं होगा। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है फीको ओरल, नॉट वाया सेक्सुअल से ये नहीं ट्रांसमिशन होता है, ना ही आईवी ड्रग एब्यूजर, ना ही पेरेंट्रल होता है। तो पेरेंट्रल भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो ये किसी भी तरह से ट्रांसमिशन नहीं होता, सिर्फ फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। अब पढ़ते हैं कि इसका जो है क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर ऑफ हेपेटाइटिस ई वायरस। क्लिनिकल फीचर जो है इसमें आपको यही सब दिखेगा कि नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, रिड्यूस एपेटाइट देखने को मिलता है, इंटॉक्सिकेशन देखने को मिलता है। और इसमें क्या क्या और ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ट्रांजिएंट इलनेस बहुत ज़्यादा आ जाता है पेशेंट को, तो ट्रांजिएंट इलनेस देखने को मिलता है। ये आपको कैरेक्टर याद रखना है। और इसमें जो देखने को मिलता है कोलियोस्टेसिस भी देखने को मिल सकता है, कोलियोस्टेसिस आपको याद रखना है। और यूरिन का कलर जो होता है मस्टर्ड येलो, ये वाला टर्म जो आपको याद रखना है। मस्टर्ड येलो यूरिन कौन से हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है, तो हेपेटाइटिस ई में देखने को मिलता है मस्टर्ड यूरिन। एंड जो फीकल का कलर होता है, स्टूल का जो कलर होता है वो होता है क्ले स्टूल, मिट्टी के तरह देखने को मिलता है। तो क्ले कलर्ड स्टूल आपको देखने को मिलेगा पेशेंट में। तो ये हेपेटाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये हेपेटाइटिस का क्लिनिकल फीचर पेशेंट में सिम्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे डार्क यूरिन एंड
यहाँ पे आप देखेंगे ब्लीच्ड फिशेज, मतलब वही क्ले लाइक फिशेज आपको देखने को मिलता है। येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज मीन्स जॉन्डिस लाइक फीचर भी आपको देखने को मिलेगा, जॉन्डिस लाइक, तो इसमें आप येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज आपको देखने को मिलता है पेशेंट में। डायग्नोसिस में आप क्या डायग्नोसिस करेंगे, तो सबसे पहला मैंने बताया थी कि डायग्नोसिस में आपको जो है यहाँ पे आपको डायग्नोसिस करना है। सबसे पहले आप ये एलएफटी करेंगे, एलएफटी करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एएलटी जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब लीवर डिजीज तो है। एएलटी का काउंट एज कम्पेयर टू एएसटी जो है इंक्रीज होगा। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट कर देंगे, एलएफटी जिसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है, ऐसे ये डेंजरस होता नहीं, मैं आपको बोला था कि ये क्रोनिक फॉर्म नहीं कॉज करता है, तो एमआरआई करने का इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्लड टेस्ट में देखेंगे, ब्लड टेस्ट में जो है इसमें भी ज़्यादा कोई आपको देखने को नहीं मिल जाएगा, बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट करेंगे, कोएगुलोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है आपको करना है अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन करेंगे तो आपको किस तरह का दिखेगा, हेपेटोमेगेली दिखेगा, हेपेटोमेगेली देखने को मिल सकता है, इसमें भी हेपेटोमेगेली दिखेगा। और इसके बाद इसका डायग्नोसिस करेंगे, आईजीएम टाइप का एंटी-एचईवी एंटीबॉडी दिखेगा, आईजीएम एचईवी पॉजिटिव देखेगा, तो ये डायग्नोस्टिक हो गया। या हम ये भी कर सकते हैं, पीसीआर कर सकते हैं, पीसीआर करेंगे, इसमें क्या दिखेगा, पीसीआर एचईवी आरएनए वायरस दिखेगा, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। या तो आप ये कर लीजिए या ये एक ही चीज़ है, दोनों को डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा हेपेटाइटिस ई वायरस के, तो यही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, देखिए हेपेटाइटिस ई वायरस मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें प्रिवेंशन हमें बहुत जरूरी है, क्लीननेस हमें बहुत जरूरी है, साफ सफाई रखना पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट कोई भी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी दवाई नहीं, इसका ट्रीटमेंट साफ है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है, क्लीननेस करना है, उसको वाटर ज़्यादा देना है, वाटर ज़्यादा दीजिए उसको। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट डाइट खिलाइए उसको, ज़्यादा फैटी डाइट को नहीं दीजिए जिससे जो है वो नुकसान ज़्यादा नहीं कर सके, ऑयली फूड नेगलेक्ट करना है। उसके बाद आप चाहे तो इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी हिस्टामिन भी दे सकते हैं। डाइट मेंटेन करना है, जो मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देना है, वाटर जो है वाटर ज़्यादा अमाउंट में देना है, वाटर अवेलेबल बॉडी को ज़्यादा कराना है जिससे फ्लूइड लॉस ज़्यादा ना हो सके। उसके बाद अगर चाहे तो अदर उसके बाद दे सकते हैं, अगर एंटी स्पाज्मोटिक भी दिया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बट ये सब का कोई भी ज़रूरत नहीं होता। मेनली जो होता है मैं आपको जो बताया, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड आपको देना है, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा आपको फ्लूइड देना है। और कंजर्वेटिव देखते रहना है, और उसके बाद मॉनिटरिंग करते रहना है कि किस तरह से पेशेंट का क्या चल रहा है। बाकी कोई ज़्यादा सिम्टम इसमें नहीं आते और ज़्यादा भी ये डेंजरस नहीं होता, सिर्फ एक्यूट फॉर्म में होता है। तो यही था हेपेटाइटिस ई के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।